में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश बजट 2023-24। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। बजट लगभग 3 घंटे का रहा और जो उन्होंने कहा, जैसे आपने देखा होगा कि यूनियन गवर्नमेंट के वक्त सप्तऋषि मंडल की बात की गई थी, उसी तरह अशोक गहलोत ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है, यानी कि सबके लिए समग्र विकास की बात की है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। नितिन सारस्वत हमारे साथ कांग्रेस से हैं, सुरेश गर्ग भाजपा से, और जाने माने आर्थिक विश्लेषक जयसिंह कोठारी साहब हमारे साथ हैं। एग्रीकल्चर मामलों के जानकार सीबी यादव जी हमारे साथ में हैं। मैं कोठारी साहब के पास जाना चाहूंगा सबसे पहले। सर, बजट को ओवरऑल हम देखें तो क्या माना जाए इसे? देखिए, चुनावी बजट तो है ही, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे सेंट्रल बजट आया था उसी थीम पे ये बजट है। इसमें हमको कमी निकालना ढूंढना पड़ेगा कि किसको क्या नहीं मिला। तो मुख्यमंत्री ने सबको कुछ और कुछ, हर वर्ग को कुछ और कुछ देने की बात कही है, और इससे क्या होता है कि ये नया इकोनॉमी का मॉडल है, न्यू इकोनॉमी जिसे हम कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी वही थी कि एक मार्केट इकोनॉमी का बेस बनाती है। इतना पैसा सिस्टम में जाएगा, उसमें से आप अपनी जॉब और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। ये एक नया डेवलपिंग इकोनॉमी का कंसेप्ट है, उस थीम पे बजट बनाया हुआ है। तो मैं ओवरऑल जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसमें मैं बेस्ट बजट है जो वो कर सकते थे, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, जयसिंह कोठारी साहब का कहना है कि इकोनॉमी का या रिफॉर्म का टाइम कहें, नया तरीके का भी एक ट्रेंड चल पड़ा है, उसी में आपको संभावनाएं तलाशनी होंगी। उसमें खर्चा ज़्यादा है, आपके पास में आमदनी कम भी है, तो लेकिन वेलफेयर स्कीम्स और आपको लोक कल्याणकारी राज्य की डेफिनेशन पे टिके रहना है। निसार अहमद साहब लगातार हमारे साथ बजट पे जुड़ते हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने बजट को लेकर के बहुत कुछ बताया था। मैं एक बार फिर आज उनका रुख करना चाहूंगा। निसार साहब, बजट पे एक पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा आपकी। पहली प्रतिक्रिया तो वही है कि काफ़ी लंबा भाषण हुआ बजट का, और सभी वर्गों को, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी था, चुनावी वर्ष भी है, तो सभी वर्गों को छूने की कोशिश की गई। लेकिन उसमें आप बीच बीच में देखेंगे कि कुछ बहुत अच्छी घोषणाएं भी हुई हैं। कुछ तो जो घोषणाएं हैं वो आप कह सकते हैं कि चुनाव को देख के हुई है, लेकिन कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जैसे सामाजिक सुरक्षा जो है उसको एक कानूनी रूप देने की बात कही गई है। तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जो युवाओं के से कहा गया है कि परीक्षाओं के उनसे बार बार जो फीस लिए जाते हैं वो नहीं लिया जाएगा, वो है। किसानों को लेकर कुछ घोषणाएं हुई हैं, पशुपालकों को लेकर कई सारी घोषणाएं हुई हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जिनको अगर लागू किया जाए तो एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, सोशल सेक्टर की बात हमने पहले भी की थी कि एक लायबिलिटी होनी चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो काम करते हैं, जिनको हम सर्विस डिलीवरी के रूप में देखते हैं, उनके लिए कोई ना कोई बात होनी चाहिए। तो एक बड़ी उनके लिए एक संबल कहूँ या फिर कहूँ कि उनके लिए एक योजना जिसकी डिमांड थी या एक सोचा जाना चाहिए उस दृष्टि से, वो मिल पाएगा उनको? हाँ, ये जो घोषणा हुई है कि जो गिग वर्कर्स हैं, इनके लिए एक कुछ तो एक संगठन भी, इंस्टीट्यूशन भी बनाने के बोर्ड या बात हुई है, और उनके लिए एक फंड बनाया गया है। तो वो वेलफेयर वाली बात उसमें आ जाती है। लेकिन एक जो उनको कानूनी अधिकार के तौर पे जो बात होनी चाहिए एक वर्कर होने के नाते, वो बात अभी भी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो उसको जब अगर कानून आता है तब देखना होगा कि उसमें उनके जो मतलब श्रमिक होने के जो अधिकार हैं वो उसमें आ पाते हैं कि नहीं। लेकिन जो आज की घोषणा से जितना समझ में आया, उनके कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। पहली बार एक राज्य ने सोचा है, और ये उभरते हुए जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो नए तरह की नौकरियां आ रही हैं, उन नौकरियों में जो लोग हैं उनको कैसे सुरक्षा दिया जाए, ये सोचने की बहुत ही सख्त ज़रूरत थी, और उस दिशा में एक कदम बढ़ाया जिसका बहुत ही स्वागत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे हमने एक दिन पहले भी कहा था कि सोशल सेक्टर को लेकर के, क्योंकि यह बात राहुल गांधी जब पिछले दिनों आए थे राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, उन्होंने भी इस बात का संकेत दिया था, और वो अभी इसमें दिखाई भी दे रहा है। चलिए, सीबी यादव जी हमारे साथ में, एग्रीकल्चर मामलों के जानकार हैं। यादव साहब, कैसा माना जाए बजट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए? बेसिकली बजट को इस रूप में देखना चाहिए कि संसाधनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है और तात्कालिक समस्याओं पर कैसे चोट हुई है। तो जैसे आपने बताया, मैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी और मुख्यमंत्री और पूरी उनकी कैबिनेट भी थी उस समय, कुछ लोग, उनके साथ 3 संवादों में मैं हिस्सा था, और उन संवादों में हमने कहा आप किसानों को बड़ी बड़ी घोषणाएं मत कीजिए, आप मूल समस्याओं पे चोट कीजिए।
सिविल सोसाइटी के संवाद में भी था, जहां मिनिमम सिक्योरिटी की बात मांग रखी, गिग वर्कर्स की बात रखी गई थी। तो मूल समस्या राजस्थान के किसान की क्या थी, उस पे चोट हुई है। मुझे लगता है कि एक होता है ना कि आप बड़ी घोषणा कर रहे हो, समस्या पे चोट कर रहे हो। राजस्थान के किसान की जो मूल समस्या है वो इस समय बार बार आने वाली आपदाएं हैं, आवारा पशुओं की समस्या है, और ये लंपी महामारी है, उसकी बहुत बड़ी आपदा थी। इस बजट में मैं मानता हूं कि एक तरह से उन समस्याओं पे चोट हुआ। आवारा पशुओं की समस्याओं के लिए हमने मांग की थी कि जो तारबंदी है उसके लिए आप सब्सिडी दीजिए, तो 70% तक सब्सिडी की इसमें डिक्लेरेशन है। लंपी एक लगता है छोटी बात थी, लेकिन राजस्थान का किसान बेसिकली पशुपालन पर ही निर्भर है, और अगर उसकी 1 या 2 गाय और वो भी चली गई थी, उसका पूरा सहारा चला गया था। मैं ये मानता हूँ कि 40,000 रुपये एक गाय की जो घोषणा है, उस किसान परिवार की तरफ से जाकर के देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि एक तरह से उसका जीवन है। ये सरकार की तरफ से 40,000 की घोषणा है, लेकिन उसका ये जीवन है। और तीसरी चीज है कि अभी जो आपदाएं आ रही थी, जैसे कोला है, ओलावृष्टि है, पाला है, इसका बेसिकली हमने ये देखा था कि प्रधानमंत्री बीमा योजना में या सरकार की योजनाओं का फायदा इसलिए नहीं मिल पा रहा था योगेंद्र जी, क्योंकि गिरदावरी जो है वो समय पर नहीं होती है, गिरदावरी सही नहीं होती है। मुझे नहीं पता भविष्य में ये कितनी सफल होगी, लेकिन अगर ये मोबाइल ऐप से गिरदावरी किसान खुद करेगा, तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो समस्या, जो क्लेम नहीं मिलना है, योजनाओं का फायदा नहीं मिलना है, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो मैं ये मानता हूँ, पूरे अगर बजट को देखता हूँ तो बहुत विचार विमर्श, संवाद और वास्तविक समस्याओं को टच किया है। इस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि कम से कम सरकारें समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखती है, तो थोड़ा ठीक लगा मुझे इसमें। जी, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं बाबूलाल गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। गुप्ता जी, आप एक व्यापारी हैं, लेकिन महंगाई पे चिंता आप हर बार करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की महंगाई का एक राहत पैकेज है। वो दिया किस मायने में? एनर्जी में बिल माफ करके 70 लाख लोगों को एलपीजी के सिलेंडर के जरिए और फूड पैकेट्स के जरिए ये बात कही गई है। 76 लाख लोगों को एलपीजी का, तो बिजली में राहत दी गई है। इससे कुछ लगता है कि जो महंगाई का दंश झेल रहा आम आदमी, उसको कुछ राहत मिल पाएगी? हाँ, निश्चित रूप से, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, जो आम आदमी है उसकी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो खाने पीने की चीज़ें हो गई, फिर जो ईंधन है वो हो गया, और दवाएं हो गई। और मैं ये मान के चलता हूँ कि इस बजट में दवाओं के लिए जैसे 10 लाख से 25 लाख कर देना, और जो गैस है उसमें 500 रुपये कर देना, और इसके अलावा जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके लिए जो बिजली के माध्यम से और कुछ अपने टैक्स कटौती के माध्यम से, और इस तरह से, और जैसे मान लीजिए बिजली फ्री दी है 2000 वाट तक की, तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं जिनसे निश्चित रूप से महंगाई पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और मैं मान के चलता हूँ कि जो राजस्थान का उपभोक्ता है वो एक राहत महसूस करेगा। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी माननीय मुख्यमंत्री ने की हैं, जैसे हमने कहा था कि टैक्स में एमनेस्टी स्कीम को बढ़ा दीजिए वेट के लिए, तो उन्होंने 7 महीने तक की वेट को बढ़ाया है। इसी तरह से हमने कृषि में भी मांग की थी कि आप जो कृषि में एमनेस्टी स्कीम लेके आए थे उसको एक्सटेंड कीजिए, उसे भी एक्सटेंड किया गया है। उसके अलावा एमएसएमई के लिए हमने मांग की थी कि भाई आप इसके बारे में सोचिए कि जैसे जो यूनिट सिक हो जाती है, उस सिक यूनिट को रिप्स में शामिल कीजिए, तो उसको रिप्स में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के लगता है कि इंडस्ट्री को भी और ट्रेड को भी उन्होंने फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की है और एक राहत देने की कोशिश की है। जी, मैं आऊँगा वापस आपके पास में। मैं सुरेश गर्ग साहब का रुख करना चाहूँगा, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। सुरेश जी, बजट को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बजट का तो पिछले जो 4 साल के अंदर घोषणाएं की है, उसी तरीके से गहलोत जी ने फिर घोषणाएं कर दी है। पिछले 4 साल में जो घोषणाएं की है वो आज तक पूरी नहीं हुई है। 5वां साल वैसे भी इलेक्शन ईयर है, इलेक्शन ईयर में घोषणाएं इतनी कर दी, अब ये समझ में नहीं आ रहा है इनके पास बजट कहाँ से आएगा। आप ये देखिए कि हमारे टाइम पे टोल फ्री कर रखे थे स्टेट हाईवे के, वो टोल फ्री आज तक इन्होंने फ्री नहीं किए, उस पर चार्ज लगा दिया। पेट्रोल डीजल जो राजस्थान में सबसे महंगा, हमारा को उम्मीद थी कि वेट कम करेंगे, तो जो वसुंधरा जी की सरकार थी तब जो वेट था वो कम से कम वो कर देते।
इन्होंने रोडवेज में कह रही है कि महिलाओं को हम 50% देंगे। अरे भाई, महिलाओं को 50% से पहले ये तो देखो कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही है या नहीं मिल रही। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, बसों की हालत ये है कि कबाड़ा हो रही है, बसें परचेज का कोई, तो जो घोषणाएं हैं ये कागजों में है। आपने बजट का भी देख लिया होगा, जैसे पेपर लीक होता है वैसे बजट लीक हुआ है। तो आज स्थिति है कि गहलोत जी को खुद को पता नहीं है कि बजट क्या है, बजट को कैसे पढ़ना है। आप ये बताइए, पुराना बजट गहलोत जी पढ़ रहे हैं तो फिर उनको तो यही पता नहीं है कि बजट क्या होना चाहिए था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राजस्थान की जनता ठगी महसूस कर रही है। आज ये कह रहे हैं कि हमने बिजली के अंदर हम यूनिट फ्री दे रहे हैं। अरे भाई, यूनिट फ्री तो दे रहे हो लेकिन बिजली तो आनी चाहिए। मैं अभी किसी छोटे ग्रामीण से आ रहा हूं, मैं खंडार से आ रहा हूं। मैं दिन भर आज खंडार में था, खंडार में 3 घंटे बिजली नहीं आई थी। तो आप जो 500 यूनिट 1000 यूनिट की जो बात कर रहे हो, उस यूनिट का क्या फायदा? जब गांव के अंदर बिजली नहीं आ रही है तो फिर उस यूनिट का क्या फायदा? 100 यूनिट देंगे। हाँ, तो 100 यूनिट जब 2-2 3-3 घंटे तक आपकी लाइटें नहीं आ रही है तो आपको उस यूनिट फ्री देने का क्या फायदा? तो जनता को वो चीज चाहिए जो रियलिटी में चाहिए। जो भी घोषणाएं करती है, कागजों में घोषणाएं करते रहो, लेकिन जनता को धरातल पे आज बता दीजिए। 4 साल के अंदर किसानों की कर्जा वाली वापसी, किसानों को कर्जा माफ किया हो तो बता दीजिए। इन्होंने कहा था, इनके खुद के नेता आके बोले गए कि 10 गिनती गिनोगे हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी कर देंगे। आज बता दीजिए, बेचारे किसानों ने आत्महत्या कर ली। 200 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। 18,817 किसानों ने की जमीनें कुर्क हुई है। कर्ज तो माफ हुआ है, लेकिन संपूर्ण की बात करें, हाँ, कर्ज तो हुआ है माफ। अजी साहब, संपूर्ण कर्जे की माफ हुई है, बता दीजिए संपूर्ण कर्जा कौन सा माफ हुआ? जो कोऑपरेटिव का भी कर्जा माफ किया, वो कोऑपरेटिव वालों को पैसे तो दो ना। कोऑपरेटिव वालों से कह दिया कि आप पैसे, लेकिन उनको पैसे नहीं दिए उन्होंने, तो ये कोई कर्जा माफी नहीं है। रोडवेज की बात कर रहे हो, रोडवेज। चलिए, इस बजट की कोई खास बात कहेंगे आप कि ये अच्छी बात कही है इसमें? हाँ, ये नई बात ये हुई है कि जैसे पेपर लीक होता है वैसे बजट लीक हुआ है, ये खास बात हुई है। ये खूबी है उस बजट की। चलिए, अब ये तो नितिन सारस्वत बताएंगे आपकी बात पर। सुना आपने, आपके साथ ही कुछ आरोप लगाए। देखिए, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरीके का बजट पेश किया है कि आज पूरी राजस्थान की जनता, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक, आप जितने भी लोगों से आपने बात की है, आप हर आदमी को उसके अंदर अच्छा दिखाई दे रहा है और हर आदमी को महसूस हो रहा है कि जो वो जिस परेशानियों से वो गुजर रहा था, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाया है, उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश की है। अब मैं रही बात हमारे जो बीजेपी के साथी हैं उनके कहना चाहूँगा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? वो उनके पास तो अगर आप इससे पहले भी पूछते तो भी वो यही कहते, उससे भी पहले यही कहते। आप खुद जानते हैं कि जब वो जिस दिन अभी जो बजट पेश हुआ था, केंद्रीय बजट, अभी एक बार मेरे को पूरा तो करनी चाहिए सर। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं इनको कि क्या क्या सरकार ने जो किया है। कम से कम जब आम जनता राहत महसूस करती है, कम से कम उन 2-4 बातों को तो ये कम से कम अच्छा बनाते हैं। अब आम जनता खुद इनके खिलाफ है। मेरे को लगता है कि जो असली परीक्षण होता है वो जनता के बीच में होता है, जनता जवाब देती है। आज गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक ये आवाज़ आ रही है कि जो ये बजट पेश किया है वो इतना शानदार बजट है कि हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ है। और लगातार 4 सालों तक यही रहा कि जनता जो दुखी थी वो इनसे, कि ये विपक्ष की भूमिका ही सही तरीके से नहीं निभा रहे थे। चाहे आपने जन आक्रोश यात्रा में देखा कि इनके जन आक्रोश के पहिए खुले हुए थे, ना जनता ना आक्रोश, इसलिए इनके बड़े नेता तक वहां जाने से बच रहे थे। लेकिन मैं पहले, आपने एक बात कही कि गांव और ढाणी तक खुशी की लहर है, किसी से चर्चा हुई है खुशी को लेकर? मैं हर जगह से मेरे पास फोन आ रहा है। कभी किसी कर्मचारी का फोन आया कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे निगम में नहीं था, ओपीएस लागू कर दिया। किसान का आ रहा है कि 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी। 76 लाख परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपए। आपको पता है कि उज्ज्वला कनेक्शन में क्या हाल हुए थे? आप डेली रिपोर्ट करते थे कि वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो मिल गए लेकिन वो सिलेंडर खाली पड़े, दोबारा चूल्हे पे लौट आए हैं। उसके अलावा आपको पता है कि 1 करोड़ खाद्य सुरक्षा परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिया। इंदिरा रसोई योजना हो गई। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का कर दिया। आम आदमी किस तरीके से स्वास्थ्य बीमारियों में उसका खर्चा रहता है कि वो पूरा परिवार, एक किसी व्यक्ति के बीमार होने पे पूरा परिवार कई साल पीछे चला जाता है, बर्बाद हो जाता है। आप खुद देख रहे हैं उसका फायदा जो 10 लाख तक का था, अब बीच में ये बोल रहे हैं। पेंशन योजना, उसके अलावा पत्रकारों को इन्होंने किया। इंदिरा रसोई 20,000 कर दी। कोई टैक्स बर्डन नहीं लगाया। महिलाओं को 50% रियायत दी है। आंगनबाड़ी केंद्र नए खोले जा रहे हैं। जो हमारे जो विद्यार्थी थे, मेरे को पता है एक बार रजिस्ट्रेशन कराया, सारी भर्ती अब निःशुल्क कर दी है कि उनको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो कोई वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे आप स्टार्टअप के लिए लगातार हम काम कर रहे थे, इसीलिए ये लगातार जो बाई इलेक्शन हार रहे थे और तीसरे नंबर पे रहते। इनकी हताशा बिल्कुल, इनकी निराशा बिल्कुल एकदम जायज है, क्योंकि इस बजट ने जो लास्ट कील होती है ताबूत में ठोकने का, ये बिल्कुल नदारत थे, विपक्ष की भूमिका में नहीं थे। और इनके अब तो ये स्थिति आ गई है कि इस बजट ने लास्ट कील ठोक दी है कि अब इनका सुपड़ा साफ होना आगामी विधानसभा चुनावों में तय है। चलिए, हमारे सामने राम सिंह सामोता हैं जो युवा हैं। राम सिंह, बजट को लेके कुछ चर्चा हुई है दोस्तों से, साथियों से, युवाओं से कि कैसा बजट है ये?
जी बिल्कुल, ये बजट विशेष रूप से युवाओं पे आधारित बजट है। इसको लेके पूर्ण रूप से सभी लोग संतुष्ट हैं। प्रदेश का युवा, मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, यूपीए की केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा की सभी प्रकार की फेलोशिप बंद कर दी गई है जेआरएफ के अलावा। प्रदेश का शोधार्थी रिसर्च करता है, उसके आधार पे कोई नीति निर्माण किसी भी प्रकार का कोई चीज़ें डिसाइड होती है। जिनको किसी भी प्रकार की फेलोशिप नहीं मिली थी उनको सरकार 20,000 रुपये फेलोशिप देगी। इसके अलावा उस शिक्षा में एकेडमिक काउंसलिंग और उसके डेवलपमेंट के लिए जयपुर में एक इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। 75 किलोमीटर तक के आवागमन निःशुल्क है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो आप ये बात हम बेरोजगारों से पूछो कि कितनी बड़ी राहत दी है। 1 लाख की घोषणा की है। हम उम्मीद करते हैं कि रिप्लेसमेंट जो भी बजट आएगा उसमें मुख्यमंत्री जी डिवाइडेशन कर दे कि इस स्कूल व्याख्याता की कितनी है, कांस्टेबल की कितनी है, कुल लेक्चरर कितनी है, हम वो डिवाइडेशन चाहते हैं। एक हमारी इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेजें खोली गई हैं, दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोली गई है और माइनिंग यूनिवर्सिटी खोली गई है, मेडिकल के लिए आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी खोली गई है। इस प्रकार की जो राहत जो युवाओं को दिया गया है वो एक बहुत ही सौभाग्यशाली है कि युवाओं को आधारित बजट जो तैयार किया गया है उसमें हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब हमारी छोटी सी एक मांग है कि प्रदेश में जो युवा है उसकी एक मांग है कि बाहरी राज्यों का जो कोटा है उसको निश्चित किया जाना कोटा नहीं है उनका भी, लेकिन जो अपना यहाँ के लोग हैं उनका कोटा फिक्स हो। हाँ, उनका कोटा जैसे 100% जो रोजगार मिल रहा है उसमें से बाहरी राज्यों का कोटा 5% या 10% जो भी देना है, जो अदर स्टेट में रूल है उस हिसाब से फिक्स करना चाहिए। प्रदेश के युवाओं की सबसे बड़ी पीड़ा अभी यही बची है और हम उम्मीद करते हैं कि अभी जो रिप्लेसमेंट में जो बजट आएगा उसमें हमें ये उम्मीद है कि पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इसको पूर्ण करेंगे। और विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। चलिए बाबूलाल जी के पास में जाना चाहूंगा। मिनट्स की बात की गई है अब की बार, मोटे अनाज की। जी हाँ, देखिए मिलेट्स में शंकर बाजरा की मिलेट्स में वैसे तो ये पूरे राष्ट्र में क्या पूरे विश्व में मिलेट्स को लेकर के एक क्रांति आई हुई है कि बाजरा खाओ, खिचड़ी खाओ, रोटी खाओ और इसमें सब तरह के गुण हैं और बाकी और चीज़ों में इसके गुण कम हैं और इसके मुकाबले। और इसी को लेकर के हमारे जो आज बजट जो पेश हुआ है इसमें ये कहा गया है कि जो बाजरा है उसका संकर बीज को इस पर शोध किया जाए और ज़्यादा पैदावार हम किस तरह से ले सकते हैं वो इस पर किया जाए। दूसरा यह है कि जितना भी मोटा अनाज है उस मोटे अनाज को अभी भी कृषि मंडी की अगर बात करें तो उसमें केवल 1% ही मंडी टैक्स रखा गया है। और इसी तरह से बाजरे को लेकर के अब ये सोच जारी हो गई है कि इस पर R&D की जाए और किस तरह से इसमें वैल्यू एडिशन किया जा सकता है, इस पर भी इस बजट में काफ़ी प्रावधान डाले गए हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस मिलेट को लेकर के भी हमारी सरकार सजग है और आगे जाकर के इस मिलेट के जो हमको जो हमारे किसानों को जो इसके फ़ायदे होने वाले हैं उसके भविष्यगामी इसके फ़ायदे हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए, गरीबों को फूड पैकेट्स दिए जाएंगे जिसमें दाल, मसाले, आटा, सब चीज़ें दी जाएंगी। ये लगभग 3,000 करोड़ रुपए की योजना होगी जिससे एक बड़ी राहत मिलेगी। मैं वापस एक बार निसार साहब का रुख करना चाहूँगा। निसार साहब, जब हम बात कर रहे थे बजट को लेकर एक दिन पहले तो ये कहा जा रहा था कि एक क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन मिले, आरटी का दायरा बढ़ाया गया है, उसमें संख्या भी बढ़ा दी गई है, पैसा गवर्नमेंट देगी, स्कॉलरशिप की बात की है उसका दायरा बढ़ा दिया गया है और मेडिकल एंड हेल्थ 25 लाख रुपए चिरंजीवी योजना में और एक्सीडेंट से अगर किसी की डेथ होगी तो 10 लाख रुपए। ये दायरा वेलफेयर की ओर लेके जाएगा या फिर कर्ज का सामना भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा? नहीं, कर्ज तो सरकार जितना पिछले साल ली थी उससे कुछ हज़ार करोड़ ज़्यादा ही लेगी, वो तो ठीक है क्योंकि बजट का साइज़ भी थोड़ा थोड़ा हर साल बढ़ता है। लेकिन ये जो सामाजिक क्षेत्र की जो घोषणाएं हुई हैं ये महत्वपूर्ण है। विशेष तौर से ये जो कहना कि आरटीई के दायरे में 12वीं तक के बच्चों को लाया जाए, ये भी एक दिशा दिखाने वाली बात है क्योंकि पहली से 8वीं तक की मतलब कम से कम एक बात होती है ना कि कम से कम 10 साल का स्कूलिंग ज़रूरी है। अगर आप देखिए जहाँ पे भी बच्चियों की शादी कम है वहाँ क्यों किससे सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है कि बच्चियाँ कितने साल स्कूल में रहती हैं। तो हमें अगर बच्चियों को स्कूल में उनका नंबर ऑफ ईयर स्कूल में बढ़ेगा तो उनकी शादी डिले होगी और उसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम होंगे।
तो ये चूँकि राजस्थान पहला या दूसरा राज्य है चाइल्ड मैरिज में भी, और नीचे से पहला या दूसरा राज्य है महिला साक्षरता में भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। बिहार और राजस्थान पहले या दूसरे पे हैं, और चाइल्ड मैरिज में भी दोनों का वही स्थिति है, बिहार और राजस्थान पहले दूसरे पे हैं लगभग। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि राइट टू एजुकेशन को एक्सटेंड किया गया है। इससे लड़कियों की शिक्षा बढ़ेगी तो इसके और भी फ़ायदे होंगे, खाली शिक्षा का एक फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा जो हायर एजुकेशन की बात थी, वो जो अभी एक साथी ने मेंशन किया, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि हम JRF के अलावा दूसरे जो मौलाना आज़ाद फेलोशिप बंद कर रहे हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए, तो अगर ये है कि भाई अगर कोई और नहीं है तो ये एक स्कॉलरशिप आपके पास रहेगा बच्चों के पास, अगर वो उसको क्वालिफाई करके ले पाएंगे तो हायर एजुकेशन में वो उनको मिलेगी प्राथमिकता। स्वास्थ्य में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है 25 लाख रुपए तक कर दिया गया, जिनको बड़ी बीमारियाँ होंगी, जिनको ज़्यादा खर्च की बीमारियाँ होंगी, और अगर वो उसमें कवर्ड हैं तो उनको तो बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन हमें वही कल जो बात हो रही थी वो फिर से आज बात है कि हमें देखना होगा कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ का जो सिस्टम है वो मजबूत हो और उसमें गुणवत्ता हो, उसमें जो पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया, उसके जो स्टैंडर्ड हैं बने हुए मानक, उन मानकों के हिसाब से उसमें इलाज मिले, ये बहुत ज़रूरी है देखना। क्योंकि लोग बड़ी बीमारी में तो चलो वो वहाँ से करवा लेंगे, उसमें जो खामियां हैं वो दूर भी हो जाएंगी वक्त के साथ, लेकिन जो ये रोज़ रोज़ के जो बीमारियों के खर्चे हैं वो उनको देखना ज़रूरी है। और ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक मामला है पोषण का, और जो ये पैकेज जो घोषणा किया है दाल वगैरह का, जो हालात हैं अपने यहाँ पोषण के, जो कमज़ोर हालात है, कुपोषण के हालात अभी भी बने हुए हैं। हम थोड़ा पहले से कम हुआ है अगर आप NFHS सर्वे देखें तो, लेकिन अभी भी कुपोषण का स्तर बहुत ऊंचा है, तो उसमें मदद मिलने की उम्मीद है। और साथ ही मिलेट वाला जो ये किया कि इससे मिलेट को ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, जो उन्होंने घोषणा किया कि हम MDM और ICDS और ये जो इंदिरा रसोई, इन तीनों में हम मिलेट को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इससे मिलेट की जब मांग बढ़ेगी तो अपने आप उसको एक बूस्ट मिलेगा। क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि मोटा अनाज, मक्का, बाजरा, ये कहा जाता था कि बाजरा अगर वो भी देंगे तो पड़ा रहता है, कोई उठाने वाला नहीं होता। तो ये मिलेट्स में जब अगर बात आएगी तो निश्चित रूप से, आज मैं देखता हूँ कुछ 2 दिन पहले ही दिल्ली किसी से बात हो रही थी पार्लियामेंट में, जब से ये मिलेट्स को लेकर के चर्चा शुरू हुई है, आज कोई भी अपने घर पे या दावत में बुलाते हैं तो मिलेट्स के उसको शामिल करते हैं, जिस भी तरह की डिश जो तैयार की जाती है। तो मुझे लगता है कि मोटे अनाज के प्रति और ज़्यादा पौष्टिक भी बताया जाता है। दोनों तरह से आप देखिए, एक तो उत्पादकता बढ़ेगी, दूसरा उसका कंजम्पशन जब बढ़ेगा तो आपके पौष्टिकता का भी इजाफा होगा। मैं जयसिंह साहब के पास में जाना चाहूँगा। सर, हम बात करते हैं अक्सर, जब नरेगा शुरू हुई थी तब भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसमें आपने उस वक्त भी कहा था कि हमें एसेट्स पे फोकस करना चाहिए, केवल गड्ढे खोदने पे नहीं। उससे आज वास्तव में एसेट्स भी तैयार हो रहे हैं। बजट के माध्यम से आप पे कोई भी चीज़ बना रहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बात बड़ी उठ रही है अभी भी। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं और जो इनको उसमें से शेयर मिलता है, उस पर सड़कें वगैरह सब है। हॉस्पिटल, आपका स्वास्थ्य का कितना दिया है, हाउसिंग पे भी दिया है। आप इसको थीम ये है कि ये वेलफेयर स्टेट कैपिटलिज्म का रास्ता हमने पकड़ा है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का बजट हो। सरकार का अब इसमें नया जो फ्री इकोनॉमी का मॉडल है, ग्लोबलाइजेशन का मॉडल है, उसमें है कि सरकार सिस्टम में पैसा बांटे, उधार लेके बांटेगी। जैसा आपने बताया तो 62,000 करोड़ का उधार इस बजट में लेने की बात कही गई, तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। 16 लाख 17 लाख करोड़ का सीतारमण जी ने अपना बजट में उसमें भी लिया है। तो ये नया मॉडल है। हम ये मान लीजिए कि 1940 में जैसा अमेरिका था, $2000 पर कैपिटा इनकम थी, आज भारत है। तो आप 80 साल के पीछे की जो बात है, उस गैप को भरना, आज $65,000 की अमेरिका की इनकम है पर कैपिटा, तो हम मान लेंगे एक दिन में अमेरिका बन जाए, वो संभव नहीं है। तो ये एक प्रोसेस है। आप जैसे सोशल सिक्योरिटी है, आज कहते हैं कि भाई अमेरिका में सबको सोशल सिक्योरिटी है, बेरोजगार को भी भत्ता मिलता, तो हमारे यहाँ 500 से चालू हुआ था, 750 हो गए, 1000 हो गए, 1500 हो गए। तो ये एक प्रोसेस है, बेरोजगारों को भी मिलेगा, चलेगा। ये मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट है, उसमें जो सिस्टम से बाहर होते जाएंगे वो सरकार उनका ध्यान रखेगी। इस थीम पे ये बजट बनाया हुआ है। जो मान लीजिए अब ओल्ड एज वाले हैं, अब काम नहीं कर सकते तो क्या करें, कुछ खाने को तो चाहिए ना उनको। अगर गांव से शहर में आ गए तो शहर में क्या करेंगे आप, गांव में उसके पास ज़मीन नहीं है, शहर वालों के पास ज़मीन नहीं होती, तो उसको कुछ और कुछ चाहिए। तो ये इसको कहते हैं मनी इकोनॉमी।
तो सरकार केवल मनी का डिस्ट्रीब्यूशन करने का उसका दायित्व पूरा करती है। अब उसमें यह है कि उसका प्रॉपर उपयोग है कि नहीं है, उसके लिए मेरा जो मानना है कि हमको ये जो सिविल सोसाइटी है उसको जागृत होना चाहिए। हम सब कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो नहीं होता, तो हम क्या करते हैं फिर? इतने एनजीओज बने हुए हैं, इतने संगठन, इतने चुनाव होते हैं वहाँ, उसमें तो सब खर्चा पूरा कर देते हैं सब, लेकिन कोई भी एक गांव का कोई आदमी 4-5 आदमी की कमेटी बन के ये काम हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, वो एक कमी है जो मैं मानता हूँ। अगर वो हो जाए तो इस बजट का जो उपयोगिता है वो बढ़ सकती है और वास्तव में इसका जो मज़ा है वो आ सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बजट चाहे कोई भी हो, यूनियन बजट हो चाहे किसी भी प्रदेश का बजट हो, अगर वास्तव में आपकी भी अपनी कुछ ड्यूटी महसूस करनी चाहिए। गाँव में नौजवान रहते हैं, छोटे छोटे युवक मंडल बनते हैं, आप लोग देखिए, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है। आपने सही कहा कि देखिए बजट का आप सीधे डेफिनेशन एक हो गई कि मनी सर्कुलेशन, आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, सर्कुलेशन नहीं सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, किस मद में कौन सा पैसा कितना डाल रहे हैं, बस वही एक है। और उसका मैकेनिज्म ये है कि आप बेहतर तरीके से किसको खुश कर सकते हैं, उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। चले हाँ योगेंद्र जी देखें, करीब करीब 3,90,000 करोड़ रुपया सरकार के ट्रेजरी से सिस्टम में जाएगा। तो अब 3,90,000 करोड़ किसे कहते हैं? अब हम इसको कैसे बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये फालतू बहसबाजी का मुद्दा नहीं है। इसके लिए हर एक गांव में तहसील हेडक्वार्टर पे या जैसे भी हो कोई ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए सोसाइटी का कि वो इन सरकार की योजनाओं की देखरेख करे। आप इस बजट की एक खासियत और है जो मैं समझ पाया हूँ कि पहली बार मेरे ख्याल से जो ऐसा बजट क्यों आया, ये फ्रैक्चर्ड बजट भी कह सकते हैं इसको, कि सबको कुछ बांटने का, कि सरकार ने ऑनलाइन सुझाव मांगे थे। तो करीब करीब मैंने किसी अखबार में पढ़ा था बजट के 5 से 10 दिन पहले 97,000 या 1 लाख सुझाव ये मान लीजिए सरकार को मिले थे। अब उन 1 लाख सुझावों को इसमें समावेश करने की कोशिश किया, इसलिए कुछ और कुछ सबको किसी को क्या है कि जो आदमी पैसे से जुड़ जाता है तो हर आदमी की अपेक्षा रहती है मेरे को कुछ मिले। तो अब सरकार के पास कोई जादू मंत्र तो है नहीं, तो उसने एक प्रयास किया है और उस प्रयास को हम बेटर कैसे बनाएं इस दिशा में सोचने की जरूरत है। बिल्कुल निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि बजट है, बजट के दिशा में जो, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा कि इस बजट के कुछ मायने हैं। मायने इस तरह से हैं कि अगर आप चुनाव के मोड पे जा रहे हैं, जैसे शुरू में भी जयसिंह कोठारी साहब ने कहा, और इसमें कहीं कोई संकोच की बात भी नहीं होनी चाहिए कि इसी साल चुनाव और इसी साल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आखिरी बजट आ रहा है तीसरे कार्यकाल का। साफ है हर सरकार करती है, जब उसका आखिरी मौका होता है कि दाव खेलने की बात मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आपके पास में बहुत बड़ा पब्लिक के बीच कुछ देने का या मैसेज देने का एक रास्ता होता है बजट, और बजट के माध्यम से आप लोगों तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। उस अप्रोच के जरिए सीधा कहूं तो उसे वोट में तब्दील कर सकते हैं। अब कितनी छाप रहेगी ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं, बने रहिए आप जन टीवी के साथ। आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बजट 2023-24 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट। लगभग 3 घंटे का बजट, हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है और वसुदेव कुटुंबकम की बात की गई है। मोटे अनाज की तारीफ की गई है कि मोटे अनाज से हमारी इकोनॉमी बनेगी, सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर बात करें तो जिस सेक्टर को छूने की कोशिश की है या जिस सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एजुकेशन, मेडिकल, कर्मचारी और सभी कोई। सफाई कर्मी 30,000 की भर्ती होगी, युवाओं को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में आपकी कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में फीस नहीं लगेगी, ये बड़ी बात है। पेपर लीक का जिक्र किया है, उसके लिए एसओजी के साथ ही एक कोलैबोरेशन करके अलग से टास्क फोर्स बनेगी, वो मॉनिटरिंग करेगी, साथ ही इन्वेस्टिगेशन यूनिट भी होगी। तो चलिए हम एक बार वापस पहुंचना चाहेंगे। मैं राम सिंह हमारे साथ में है। राम सिंह, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। पेपर लीक बड़ी एक समस्या है, न केवल राजस्थान, बहुत सारे राज्यों में है। ये एक मुझे लगता है कि बड़ी चिंता की बात होती है, ना केवल एग्ज़ाम देने वाले की, उस एग्ज़ाम देने वाले के साथ में कितने लोग जुड़े होते हैं, कितने सपने जुड़े होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें होंगी, इससे कोई फर्क पड़ेगा या फिर और कुछ करने की आवश्यकता है अभी? देखिए, पेपर लीक का जो मुद्दा है, आज मैं शायद इंडिया का तो मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन राजस्थान की लगभग 35 से 40% जनसंख्या यूथ से बिलोंग करती है। इतनी जनसंख्या इतने को प्रभावित भी करती है। तो पेपर जो लीक का जो प्रकरण है, जैसे पहले राजस्थान में हुआ, गुजरात में भी हुआ, उत्तराखंड में हुआ, कल प्रदर्शन हो रहा था, गुजरात में हुआ था, यूपी में हुआ, सब जगह। ये किसी सरकार का दोष नहीं है, एक सिस्टम, एक वहाँ पे इस प्रकार का डेवलपमेंट हो चुका है कि उसके ऊपर अगर सरकारें एक्शन नहीं लेगी तो सरकारें सिस्टम से बाहर हो जाएंगी। एक प्रकार, 2 प्रकार के लोग हैं, सक्षम और असक्षम।
हम बेरोजगार लोग आंदोलन करें, धरना दे, प्रदर्शन करें, या इनको सिस्टम को सुधारे, या हम पढ़ाई करें। जो सक्षम लोग, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेसी और नेता बैठे हुए लोग सक्षम है, हम असक्षम है। उन सक्षम लोगों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि इन सक्षम लोगों की हम बात करेंगे, इनके लिए काम करेंगे। पेपर जो आउट का जो प्रकरण है उस पे एसटीएफ का जो गठन किया है, इसके अलावा सरकार को बहुत से सुझाव युवाओं ने दिए हैं और मुख्यमंत्री जी को और केंद्र की जितनी भी सिस्टम की एजेंसियां हैं उनको युवाओं से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो सुझाव दे रही है उससे पेपर आउट होना बंद नहीं होगा। यूथ क्या चाहता है, किस पैटर्न पे एग्जाम करवाना चाहता है, कैसे निकल के प्रकरणों को बंद किया जाए, इस प्रकार के अगर एक्शन नहीं लेगी तो मुझे नहीं लगता है कि यूथ को आप संतुष्ट कर पाओगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती हो गई आपके सामने। लेकिन जवाबदेही सरकार की इस वजह से बनती है कि क्योंकि शासन में आप बैठे हुए हैं और आपकी जवाबदेही बनती है। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, ये अगर मोटी बात करें तो लगभग सभी राज्यों के सामने एक चुनौती है। इसे पार्टी के चश्मे की बजाय ये देखना चाहिए कि वास्तव में इसे हम निजात कैसे दिला सकते हैं। सीबी यादव साहब, आपके पास आना चाहूंगा मैं। मोटे अनाज का हमने जिक्र किया पहले, उसके बाद अब बात आती है किसानों के आर्थिक समृद्धि की। तो कुछ इस बजट में ऐसा कुछ विजन दिखाई दे रहा है? बेसिकली योगेंद्र जी, बजट में दृष्टिकोण मायना रखता है। बेसिकली सरकार का ये दृष्टिकोण रहता आया था आज तक मैं जो देखा, और इस बजट में बदलाव कि मुझे सब पता है। मैंने पहली बार किसी सरकार को ये महसूस करते हुए देखा कि सरकार को कुछ नहीं पता, आप बताओ। और ये लगातार संवाद, लगभग 2 लाख सुझाव आना, 3 संवादों का हिस्सा मैं बजट में रहा, और ऐसे माइनर लेवल पर सुझावों को खुद मुख्यमंत्री की द्वारा उपस्थिति में उनको नोट करना, ये मैंने सवाल है सीबी साहब यहाँ पे जो कह रहे हैं कि आप 3 जब चर्चाओं का जब मुद्दा था मतलब रहे, तो कुछ ऐसी चीजें जो शामिल हो रही हैं बजट में, उस वक्त आपके साथियों, आप लोगों ने जो सुझाव, वही चीज बता रहा हूँ कि जैसे एक प्रॉब्लम सामने है कि समाज में जो ये युवाओं का जो वैल्यू सिस्टम जो चेंजेज हो रहा है और वो भ्रमित हो रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या हो। तो हमने सुझाव दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सेंटर गाँव में बनाया जाए, महात्मा गांधी लाइब्रेरी बनाई जाए जहां महापुरुषों का साहित्य रखा जाए। मैंने देखा कि एज इट इज इस बजट के अंदर वो बात जो वहां चर्चा में थी, क्योंकि वैल्यू चेंज होगा रूट लेवल पर युवाओं के पास लिटरेचर उपलब्धता से। तो चीज बड़ी छोटी है, प्रभाव दीर्घकालिक प्रभाव है। बाजरे की खरीद का हमने रखा कि सरकार बाजरे की खरीद सुनिश्चित करे, तो सरकार का ये तर्क था कि हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों, पैसा भी दे दे तो बाजरे का करे क्या, क्योंकि वो खराब हो जाता है। तो हमने एक सुझाव दिया उस समय कि बाजरे की खपत को बढ़ाने के लिए इंदिरा रसोई से इसको जोड़ दिया जाए। हमने देखा कि इस बजट के अंदर एज इट इज इसको शामिल कर दिया गया। गीग वर्कर्स का मुद्दा बड़ा मुद्दा था और इस मुद्दे को समझ नहीं रहे थे। सिविल सोसाइटी के लोगों ने इस मुद्दे को बारीकी से रखा और राहुल गांधी जी ने मतलब स्पष्ट निर्देश दे दिया कि इसे समझेंगे, और अशोक गहलोत जी ने उस समय नोट किया। तो ये प्रॉब्लम यह है कि छोटी प्रॉब्लम लगता है कि छोटे मुद्दे हैं और उनके जो प्रभाव है वो प्रभाव बहुत लॉन्ग टर्म प्रभाव है। वृद्धावस्था जो पेंशन है ना, इसे कहे कुछ भी, लेकिन ये बुजुर्ग लोगों के सम्मान का मामला है। देखिए क्या होता है कि एक राज्य ये होता है ना कि दाता, मैं राजा हूं, मैं शासक हूं और आप प्रजा हो, ये अनुभूति आ रही थी। बेसिकली सरकार एक गार्जियन होती है और उसका एक एहसास दिलाना कि आपका केवल हम दे नहीं रहे हैं, आपके मान सम्मान की भी बात आप देखेंगे। चिरंजीव योजना की चाहे जितनी आलोचना करें, मैं कहूँ दुनिया का मॉडल में भी अगर स्वास्थ्य का मॉडल का आप देखें, पूरे स्टेट को भी आप जाके देखेंगे तो राजस्थान में चिरंजीव मॉडल है। वो गरीब को पूछ के देखिए कि उसके लिए कितना बड़ा सहारा है। योगेंद्र जी, आप कभी गांव में सर्वे करेंगे, आज के 10 साल पहले अगर किसी परिवार, गरीब परिवार के खर्च का अगर रेशो देखोगे तो 40% खर्च उसका स्वास्थ्य पर खर्च हो जाता था। कम से कम वो सिक्योर, मतलब आप देखिए कि मान लीजिए कि चिरंजीव योजना किसी के काम नहीं आई, लेकिन ये जो सिक्योरिटी देती है किसी इंसान को, वो सिक्योरिटी बहुत बड़ा मायना रखती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बजट की घोषणाओं से ज़्यादा मुझे ये बात इम्प्रेस्ड कर रही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की एक अवधारणा पुनर्जीवित होना, उससे भी ज़्यादा पार्टिसिपेटिव स्टेट की अवधारणा का पुनर्जीवित होना, सिविल सोसाइटी की बातों को इन्वॉल्व करना, ये मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सरकार का ये एक बात अभी कोठारी साहब ने कहा जो मुझे लगता है कि सभी को उसको जागरूक होना चाहिए कि स्कीम्स आती हैं, गवर्नमेंट पैसा भी देती होगी कि पॉलिटिकल पार्टीज को हर 5 साल में एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होता है जिसके बाद में सरकार बनती है।
क्या वास्तव में पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए कि मेरे लिए बजट आया है, मेरे लिए स्कीम्स हैं, उन्हें खुद को भी अवेयर होना पड़ेगा? वक्त आ गया ऐसा? देखिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मानिए कि मैंने एक सुझाव दिया, एक ग्रुप्स ने सुझाव दिया, वो बात बजट में आती है। पार्टिसिपेशन नहीं आने की एक वजह ये होती है क्योंकि स्कीम्स ऊपर से थोपी जाती है। जब स्कीम बनने की प्रक्रिया में जनता का इन्वॉल्वमेंट आता है तो पार्टिसिपेशन आता है। और सच मायनों में अगर इंडिया में वेलफेयर स्टेट या इंडिया के स्टेट की अगर फेलियरनेस है तो सिविल सोसाइटी का बिल्कुल संकुचित हो जाना या उसे इम्पोर्टेंस नहीं देना या उसका छोटा रूप होना या निष्क्रिय होना भारत की सफलता में सिविल सोसाइटी की सक्रियता और उसके महत्व को स्थापित करना ही इस देश की सफलता का एक बहुत बड़ी कड़ी होगी। जी चलिए, मैं लौटूंगा। जन टीवी के एडिटर इन चीफ एस के सुराना साहब हमारे साथ में। सर, बजट को लेके क्या कहेंगे? प्रथम दृष्टया काफ़ी लोक लुभावन बजट कहा जा सकता है और चुनावी बजट भी कहा जा सकता है, लेकिन कई अवधारणाएं जो इस बजट में की गई हैं कि समावेशी बजट भी इसको कहा जाएगा। मेरा केवल एक ही कंसर्न है कि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें खर्च की बढ़ाई गई हैं और नया कोई कर नहीं लगाया गया है, तो क्या हम सारे राज्य और केंद्र जो हैं हम डेट के ट्रैप में तो नहीं फंसते चले जा रहे हैं? और उसके अलावा ओपीएस भी जो है वो रीको और बाकी जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उन पे भी लागू कर दिया गया है और इसके बारे में देशव्यापी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। ओपीएस के बारे में प्रधानमंत्री ने भी इंगित किया था कि ऐसे करेंगे तो हम लोग अपने भावी पीढ़ियों का क्या करेंगे। हाँ, तो ये जो ओपीएस है इसके बारे में हो सकता है, मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि हमने पूरा देखभाल करके किया है कि इसमें ऐसी कोई बैंकरप्सी वाली बात नहीं है, तो एक श्वेत पत्र जरूर लाना चाहिए राज्य सरकार को कि ओपीएस के लिए आप फंड कहाँ से लाएंगे। अभी आपका खर्चा जरूर नहीं होगा, लेकिन भाई 15 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद नए नए लोग आएंगे जो ओपीएस में, और अच्छी खासी तब तक हो सकता है बढ़ करके 9-10th पे कमीशन में पता नहीं क्या सैलरियाँ होंगी। जो हम कल्पना करते थे आज से 25 साल पहले 8,000 की सैलरी वाले लोग आज 80,000 पर हैं। तो आप अगर ओपीएस करते हैं तो आज की डेट के पैसे आप नहीं जोड़ सकते। तो इसके बारे में जरूर एक देश की जनता को हक है कि देश की जनता का टैक्स का पैसा ही इसमें लगता है। ये तो हुई जो मेरी कुछ आलोचनात्मक बातें। इसके अलावा बजट बहुत ही अच्छा रहा, उद्योग के लिए भी बहुत सारी एमनेस्टी स्कीम्स को उन्होंने आगे बढ़ाया जो कि बहुत ही सकारात्मक कदम है। अगर उद्योग पुनर्जीवित नहीं होंगे तो रोजगार कैसे पैदा होंगे, और जैसा कि हुआ कि कोरोना काल और तरह तरह की कठिनाइयों से उद्योगों को गुजरना पड़ा, उनके लिए बहुत ही अच्छे कदम उठाए गए हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में जो 10 से 25 लाख किया गया एक अच्छा कदम है। इसके बारे में चूंकि ये नई योजना है तो हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे टीथिंग ट्रबल हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों को ये मुझे सुनने में आता है कि कई हॉस्पिटल तो उस कार्ड को लेते ही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में सकारात्मक रूप से उनसे चर्चा करें। उनको डांटने डपटने से तो ये सॉल्व होगी नहीं। आप निकालिए, हो सकता है आपने रेटें बहुत कम कर रखी हैं उनकी क्या समस्या है, आप कुछ प्रैक्टिकल रास्ता निकालिए और सारे हॉस्पिटलों को दिल से इसके साथ जोड़िए। ये मेरा एक सुझाव होगा। इसके अलावा जो बहुत ही उन्होंने सारे वर्गों का ध्यान रखा, बहुत ही प्रशंसनीय कदम है। और बजट होना ही ऐसा चाहिए कि भाई सबको लगे कि मेरे लिए भी कुछ है। और एक ये भी जो बहुत गलत लोग बोलते हैं कि टैक्स हम तो देते हैं, 5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, वो भी एक गलत अवधारणा है जो लोगों में फैलाई जाती है कि 5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, बाकी लोग रेवड़ियाँ लेते हैं। कैसे लेते हैं? आज एक गरीब भी साबुन खरीदता है तो उस पर जीएसटी देता है आज, और कोई भी चीज़ होती है उसमें टैक्स सभी लोग दे रहे हैं। तो अगर कोई छूट गया है, भूखा मर रहा है, तो हमारा बिल्कुल कर्तव्य बनता है उसका हमें करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमारा बजट ऐसा तो नहीं हो रहा है कि अंत में भाई रुपए छापे जा रहे हैं और माचिस 200 रुपए की हो जाएगी। तो ये वाला जो दोनों पक्ष है उसको देखना चाहिए, ये मेरा विचार है। बिल्कुल, ओवर साइज भी ऐसा नहीं हो कि हम बूते से बाहर चले जाएं। बात बिल्कुल ठीक करें। वेलफेयर स्टेट्स की जो इसकी एक धारणा जो बनी हुई है उस पर फोकस रखना चाहिए। मैं आऊँगा नितिन आपके पास में, एक बार सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूँगा। जी सुरेश जी, बहुत कुछ सुना आपने, अब आप कुछ कहेंगे? सर, दो कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, दोनों कांग्रेस प्रवक्ता चिरंजीवी योजना की तारीफ कर रहे थे। चिरंजीवी योजना मैंने भी 850 रुपये में करा रखा है। आप बता दीजिए जयपुर के कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना, न इटर्नल हॉस्पिटल में है, न फोर्टिस में है, न नारायण हृदयालय में है, किसी भी हॉस्पिटल ने, राजस्थान हॉस्पिटल में किसी में नहीं है। महात्मा मेरे को जब मैंने 850 रुपये का इंश्योरेंस कराया है तो मैं तो उसी में जाऊंगा ना जहां मेरे को इच्छा होगी और जहां एफिलेटेड है। आज एक बात कही मुख्यमंत्री, मैं एक बार बीच में बोलना चाहूंगा, ये बिल्कुल मैं भी सोचता था। आज 2 बार जब चिरंजीव योजना को लेकर जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने बाकायदा गौर किया उस बात पे और जोर दिया कि जो हॉस्पिटल्स एफिलेटेड होंगे, जिनका एफिलेशन
इस योजना में गवर्नमेंट के साथ हैं, उन हॉस्पिटल्स में 25 लाख तक का इलाज आप करा सकते हैं, या तो पब्लिक डोमेन में उसकी वो सुन लीजिए 25 लाख की किसी ऑपरेशन में 1 लाख रुपए का खर्चा है, उसका गवर्नमेंट ने 50,000 रुपए निर्धारित किया है। तो मुझे ये बताइए वो इटर्नल हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए का खर्चा तो वो 50,000 रुपए में कैसे करेगा? अगर घुटने का ऑपरेशन कराना है, उस घुटने के ऑपरेशन की कॉस्ट 50,000 रुपए है, इन्होंने 25,000 रुपए निर्धारित कर रखी है। आप 25 क्या 1 करोड़ रुपए का भी कर दो तो भी वो योजना सफल नहीं हो सकती जब तक उसका एक्चुअल खर्चा जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। जब तक 25 क्या 50 लाख कर दो, 1 करोड़ कर दो, कोई मायना नहीं रखता। उसका मायना वो रखता है कि हॉस्पिटल में अगर बच्चा कोई एडमिट होता है तो उसका जो भी पूरा खर्चा है वो वहन करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में जो रेट निर्धारित कर रखी है वो रेट जो उस हॉस्पिटल की कॉस्ट है उससे 50% रेट निर्धारित कर रखी है, तो वो हॉस्पिटल। एक बात कहना चाहूंगा, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे वसुंधरा राजे रही हो, आपको नहीं लगता है कि ये जो बातें की जाती हैं, आपके वक्त भामाशाह योजना की बात है, बहुत सारी स्टोरीज की 40s के बार लगा दिया गया कि भामाशाह कार्ड धारक कृपया इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए ना आए, तो ये पब्लिक के साथ में चाहे अशोक गहलोत जी हो चाहे वसुंधरा राजे जी हो बिना एक्सरसाइज की स्कीम लॉन्च करते हैं, मजाक नहीं लगता आपको? तो योगेंद्र जी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ना। मुख्यमंत्री 4 साल से अशोक गहलोत जी क्यों नहीं संज्ञान लेते कि वहां पे ये बोर्ड क्यों लगाया जाता है कि चिरंजीवी योजना वाले पेशेंट को हम एडमिट नहीं करेंगे? तो भामाशाह के जाते आज 4 साल सरकार को हो गए, 4 साल सरकार हो गए, सरकार क्यों सो रही है इस बात के लिए? मुझे बताइए। आप ईआरसीपी की बात कर रहे हो, ईआरसीपी के अंदर 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हो। भैया पहले 1,000 करोड़ रुपए का पिछले बजट में किया था, बता दीजिए उसका कहां पे खर्चा किया? 3 बांधों का निर्माण की बात चल रही थी, उन 3 बांधों के अंदर क्या खर्चा किया है कोई पता ही नहीं है। आप बाजरे की बात कर रहे हैं कि साहब श्री ने ये मोदी जी को और निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहिए कि आज मोटे अनाज की तारीफ हो रही है पूरे हिंदुस्तान में। तो ये तो अशोक गहलोत ठीक कर रहे हैं, मोटे अनाज पे जा रहे हैं। बाजरा खरीद के बारे में कोई प्रोविजन ही नहीं है साहब, बाजरा खरीद के बारे में प्रोविजन नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ साहब बाजरे को इसमें अन्नपूर्णा रसोई के अंदर जो हमने अन्नपूर्णा रसोई चालू की थी, आज चलो गांधी परिवार के नाम से कर दी कि भाई ये उसमें शामिल करेंगे, लेकिन उसको बाजरा खरीद की तो कोई प्रोविजन ही नहीं किया इन्होंने। न ईआरसीपी पे न रोडवेज के मामले में, रोडवेज की क्या स्थिति होती है, रोडवेज के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, ओपीएस की बातें कर रहे हैं। ओपीएस कहां से पैसा कहां से लाएंगे? ओपीएस में बजट आप 2,53,000 करोड़ रुपए का बजट बता दिया, आप बता दीजिए पैसा कहां से लाएंगे? पिछले 4 साल के अंदर जो घोषणाएं की वो आज तक पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। तो मैं ये कह रहा हूं इन घोषणाओं से चुनाव में देखिए, चुनाव के अंदर जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जाता। इन्होंने 2018 के अंदर बेवकूफ बना दिया, लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं हो सकती। 2018 में किसानों को कर्जा माफी की, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, वो जनता सब समझ चुकी है और उसका परिणाम अभी 2023 के अंदर पता लग जाएगा कि इनकी जो इनके नेता खुद बोल रहे हैं कि फॉर्च्यूनर के अंदर विधायक भी नहीं आएंगे, और वही स्थिति राजस्थान के अंदर। तो आप उन नेताओं के हिसाब से कह रहे हैं कि एक्सरसाइज नहीं, जनता के ग्रामीण में मैं भी गया हूं, जनता के बीच में हम गए, जन आक्रोश रैली जब हमने निकाली थी, जन आक्रोश सभाएं की थी, जब हम आधार से करें, उसके आधार से करें, उसके आधार बताया था कि साहब हम कितने। ये तो जवाब नितिन सारस्वत देंगे, सुना नितिन आपने? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज राजस्थान की जनता कोई, आपने इतने सारे पैनल में जितने भी लोग हैं उनको सुन लिया, आपने अपना भी कुछ फीडबैक लिया ही होगा। हर आदमी हर वर्ग के लिए इसमें कुछ ना कुछ राहत है, राजस्थान को खुशहाल राजस्थान को बनाने के लिए बढ़त है। मैंने पहले ही बोला कि उनका इससे डिसअपॉइंटेड होना या इससे परेशान होना लाजमी है, क्योंकि जब जन आक्रोश रैली के जो पहिए वो पहले ही निकल चुके थे, बड़े नेता एक जगह हो नहीं रहे थे, खुद वो उससे दूर रह रहे थे उनकी यात्रा से, ना जन था ना आक्रोश था, वो सबने दिखा, आपने भी देखा। अब इस बजट के बाद में उनका ये परेशान होना लाजमी है। अब मैं इन्होंने कुछ क्वेश्चन, उनका एक सवाल हो रहा है, उन्होंने कहा कि एक गाड़ी के अंदर आएंगे, तो आपके खुद के लोग कहते हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 4 साल से इनके नेताओं ने क्या कहा या क्या नहीं कहा वो तो इनके पास कुछ है नहीं। अगर विपक्ष की भूमिका भी हमारे नेता किसी चीज़ के लिए, मान लो कभी कोई नाराज है, किसी ने कोई वर्ड बोला, उसके बाद में उसकी हर परेशानी, फिर उसने दोबारा बोला कि बहुत बेहतरीन है, इनकी तो भूमिका, इनके पास तो अपने लिए कहने के लिए विपक्ष की भूमिका के लिए भी कुछ नहीं है, तो वो चीज़ छोड़िए। दूसरा मैं ये कहना चाहता था, ये बोल रहे थे कि 2018 में जनता को बेवकूफ़ बना दिया। आप सोचिए कि लोकतंत्र में जनता ने एक जनादेश दिया, उस जनता को ये 7.5 करोड़ जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। आप सोचिए ये एक टीवी पे बोल रहे हैं कि बेवकूफ बना दिया, क्या जनता बेवकूफ है? ये लगातार 4 साल यही डेली आके कहते रहे और 4 साल लगातार ये हारते रहे, बाई इलेक्शन में तीसरे नंबर तक जाते रहे, इनके नेता बड़े बड़े इवेंट से दूर होते रहे। आपने खुद ने देखा कि जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी उस जन आक्रोश के लिए। रहे ईआरसीपी की बात, खुद मुख्यमंत्री ने लगातार कहा कि सभी 25 सांसदों का भी ये फर्ज है
कि एक नेशनल, क्योंकि ये 13 जिलों से जुड़ी हुई है और आम आदमी की जिंदगी से बहुत करीब से जुड़ी हुई है, पेयजल परियोजना के लिए जुड़ी हुई है, वहां किस तरीके की किल्लत है। आप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझसे जो मदद चाहिए आप चलिए, आप पीएमओ में चलिए, मैं आपके साथ चलूंगा, कुछ और चाहिए आपके साथ। कोई 25 सांसद पूरे, ये जनता नहीं देख रही कि ये 25 सांसद है, इतने मंत्री है, नदारत है, कोई जनता बेवकूफ ये समझते होंगे जनता बेवकूफ है। जनता सब देख रही है कि 25 सांसद ने क्या कहा, इतने केंद्रीय मंत्रियों ने जो यहाँ के, उन्होंने क्या कहा, क्या किया इसके लिए मैं बोलना चाहता हूं। लेकिन फाइनली मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और इतनी 13 जिलों की जनता के आम दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है। उन्होंने खुद फंड लेके, राजस्थान सरकार बैठी नहीं, अपने उससे, मैं देखिए बीच में नहीं बोला, इन्हें कुछ भी बोला। अब ये आप खुद देखिए कि छटपटाहट इस बात से दिखाई दे रही है, जिस आदमी के पास सच्चाई होती है वो ऐसे छटपटाता नहीं है, वो खुद परेशान है। मैं बोल रहा हूं ना कि ये बजट ऐसा है कि जो इन्होंने 4 साल न विपक्ष की भूमिका निभाई, ना ये कहीं दिखे, ये इनका जो तरीका है जनता को बेवकूफ़ समझने का, उसके लिए ये ताबूत की अंतिम कील होगी। और रही चिरंजीवी योजना की बात, ऐसे ही ये कोविड के टाइम बोलते थे, कोविड के टाइम तक जब तक इंटरनेशनल लेवल तक भी, जब तक यहाँ के मॉडल को नहीं अपनाया गया, तारीफ नहीं हुई, आपने बोला ना कोई भूखा सोआ, यहाँ लोगों की जिंदगियां बची हैं, पूरे देश में विदेश तक गई है, इन्होंने कभी एक शब्द उसके लिए बोला, तो इनका इस तरीके से परेशान होना लाजमी है। अगला इन्होंने बोला कि ये पैसा कहाँ आएगा, सबसे बड़ी बार बार यही बात आ रही है कि ये पैसा कहाँ से आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, राजस्थान ये लगातार इस तरीके से कह रहे थे कि यहाँ ये हो रहा है, ये पैसे बांटे जा रहे हैं। कोरोना में हम लोगों ने, मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे हम लोग वहां से जीते हो ना जीते हो, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ। उसके बावजूद हम पूरे देश में सेकंड नंबर पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, 2.37 से हम 11.04 पे आए हैं। ये ध्यान देने की बात है। और रही अभी केंद्र का बजट आया है, जहां कुछ भी जनता को राहत नहीं है, वहां पे जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.5 से अब 5.9 पे है, यहाँ हमारा 3.98 पे, पिछली बार भी वही था। और पिछली बार भी जो बजट की थी 94% जितनी भी घोषणाएं की, उनकी बजटीय स्वीकृति हो चुकी है। तो ये, और मैं रही ओपीएस की बात, मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि जब ओपीएस था तब भी सारी हमारा लोक कल्याणकारी राज्य है, जब ओपीएस था पहले तब भी सारी योजनाएं लागू की जा रही थी सही तरीके से। मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका पूरा खाका तैयार है, जल्दी वो पूरी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और उन्होंने बार बार ये वाली बात कही है कि जब 2010 से पहले भी ओपीएस लागू थी, कोई आदमी 30 साल 35 साल किसी उसमें खपाता है, उसकी पूरी जिंदगी जुड़ी होती है उसके रिटायरमेंट के बाद में, उससे पहले भी सारी योजनाएं लागू थी, देश विकास भी कर रहा था, यहां तक आया था। इससे कोई वो चिंता सबसे बड़ी बात यह है नीतिन कि पैसे की बात होती है कि हम कर्ज लिए जा रहे हैं, क्योंकि बजट का आकार तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी। हर गवर्नमेंट का काम है, यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट्स की गवर्नमेंट, तो बजट का आकार बढ़ेगा, पैसा चाहिए उसके लिए। पैसा चाहिए कहां से, हम कर्ज लेते रहेंगे। ठीक है, ये तो बात कही जाती है कि एक वेलफेयर स्टेट है तो कर्ज तो लेना पड़ेगा। आप अगर गवर्नमेंट में किसी से नुमाइंदे से कहो तो कि हम कर्ज लेके घी नहीं पी रहे हैं, रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं वेलफेयर स्कीम से। तरीका है कि हमारा जो पेंशन कितनी मिलेगी उस पर एक विचार विमर्श होना चाहिए। अभी करीब करीब जब आदमी रिटायर होता है तो 50% उसको पेंशन मिलती है। मैं कहूँ उसको 25% आप फिक्स कर दीजिए, हर 5 साल के बाद रिव्यू करेंगे, और डीए का हर साल का कुछ नहीं होगा तो ठीक है, सोशल सिक्योरिटी हो जाएगी, उसकी दाल रोटी वाला हिसाब किताब वो भी हो जाएगा, और सोसाइटी का एक नया फ्रेम बन जाएगा जो सस्टेनेबल होगा। बाकी ये फॉर्मूला ठीक है, कौन सी सरकार कब तक रहेगी वो तो 5 साल 10 साल में सब बोल जाएंगे, और बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है, इसमें कोई नो डाउट नहीं। समय कम है, मैं निसार साहब आपके पास और सुराना साहब के पास में जाना चाहूंगा। बजट के साथ साथ क्या वास्तव में अब ये भी होना चाहिए, चाहे एक दिन पहले करें बाद में करें, कि पुरानी घोषणाएं और इनकी स्थितियां ये हैं? नहीं, एक दिन पहले होना चाहिए या कम से कम बजट के दिन होना चाहिए। जैसे यूनियन गवर्नमेंट में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आती है, इस तरह से स्टेट्स को भी करना चाहिए। सर्वे रिपोर्ट तो आया है, आज आ गया, लेकिन उसमें घोषणाओं पे उतनी बात नहीं रहती है। सर्वे रिपोर्ट तो आ गया है, आज बजट के साथ जो इकोनॉमिक रिव्यू भी आ गया, और पिछले साल जो मतलब 11% का जो ग्रोथ रेट बोला है वो ग्रोथ रेट 11% मेंटेन किया सरकार ने, लेकिन इस साल वो 8% पे आ गया है। 8% भी कम नहीं है, मतलब कोरोना के बाद निगेटिव से 11% गया था, ताज्जुब की बात नहीं थी। 8% बजट में अनाउंसमेंट्स की स्थिति क्या है, और बजट एलोकेशन तो कर रहे हो आप, पैसे का रिसोर्स का भी बताना चाहिए। हाँ, रिसोर्स तो बताया है ना, रिसोर्स तो बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो इतना 2 लाख लगभग 33,000 करोड़ 2,33,000 करोड़ का होगा, जो पिछले साल 2,17,000 करोड़ से थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो रिसोर्स तो उन्होंने बताया, उसके बाद लोन का भी सर ने बताया, लोन कितना लेंगे ये भी बताया है। तो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, तो वो रिसोर्स तो बताया। ये जो 2,17,000 करोड़ का ये जो लोन, ये जो रेवेन्यू है वो पिछले साल से बढ़ा हुआ है। तो सरकार को ये उम्मीद है
कि जिस गति से ये आर्थिक वृद्धि हो रही है उसमें हम इतना पैसा जुटा लेंगे, वो उनको कॉन्फिडेंस है। लेकिन ये जो है हर साल बजट के साथ साथ केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी ये परंपरा बनाना चाहिए कि आप एक घोषणाओं पे एक छोटा सा पुस्तिका दे दो ना, आप 10 पेज का, कि हमारी घोषणाओं की क्या स्थिति है, इसमें स्वीकृति हो गई है, इसमें लागू हो गया, इसमें पीछे रह गए, क्लियर बता दो। फिर ये सवाल नहीं उठेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, पारदर्शिता जी बढ़ेगी। चलिए, मैं सुराना साहब के पास में। सर, लगता है कि अभी परंपरा शुरू करनी चाहिए कि बजट पहले के जो थे उनका स्थिति क्या है, पब्लिक ये भी जानना बिल्कुल, चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसका कोई ना कोई सिस्टम बन जाना चाहिए, एक परंपरा बन जानी चाहिए कि हाँ भाई ये घोषणा थी, ये स्थिति है, जैसा वो बता रहे हैं बिल्कुल एक सही कदम होगा। और ओवरऑल बजट को अगर नंबर दिया जाए तो मैं तो 8 नंबर दूंगा बजट को। ओवरऑल अच्छा है। मेरी केवल प्रॉब्लम यह है कि इसका पैसा कहाँ से आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओपीएस, चूंकि अब हमें मेन खर्चा 15 साल बाद होगा तो अभी बस सबको खुश कर दो, ये वाली स्थिति तो नहीं है कहीं। तो इस पर एक सीरियस वाइट पेपर जरूर आना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं इसके लालच में हम कोई बाद में 10 साल बाद हमें फंस जाना पड़े। और जैसा उन्होंने बताया, कोठारी साहब ने जैसा बताया कि उस पर विचार होना चाहिए, क्यों 50%। भाई आपने तो ऐसे ही इतनी लोग तो एक जिस सर्विस के लिए लाख में 5 आदमी मिल रहे हैं, आप तो ऐसे ही उसके मजे ले चुके हो। उसके बाद में आपको एकदम, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती चली जा रही है, ये भी अपने को देखना चाहिए कि अब जो पेंशन लेने वाला है वो 70-75 की साल 80 साल तक लेता है की उम्र तक। वो पहले वाली स्थिति नहीं है जो 1952 में थी। एवरेज एज जो अपनी थी वो काफ़ी कम थी। देश जब आज़ाद हुआ था तो 34 वर्ष ही थी। सुनने में अभी हास्यास्पद लगता है लेकिन यही स्थिति थी। तो पेंशन लेने वाले लोगों के साल बहुत कम थे, अब पेंशन लेने वालों के साल भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। फिर महंगाई वगैरह से आप अगर उसको लिंक रखोगे तो ये एक बहुत बड़ा भार आ सकता है। ये मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न पूरे बजट में। बिल्कुल, क्योंकि मैं कहीं पर पढ़ रहा था, लोग ये भी कहते हैं कि फिर एक पब्लिक के बीच जो डिफरेंसेस पैदा होंगे कि एक भाई अगर गवर्नमेंट जॉब में है, दूसरा नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा स्किल रखता है वो, तो ये कुछ डिफरेंसेस आने वाले वक्त में हो सकते हैं। खैर, सरकारों को इस पर निर्णय करना है। चीज़ें बहुत सारी सामने आती हैं, वोट की खातिर सारी चीज़ें नहीं हो, ये भी ध्यान में रखना होगा। बात सही है कि आप वेलफेयर स्टेट हैं, आप लोक कल्याणकारी योजनाएं लेके आए, लेकिन तमाम पहलुओं को भी ध्यान में रखना होगा। चले, सब तमाम अतिथि और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बजट विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद। बैठो निसार साहब, वो मुझे वो चाहिए।